जैन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जो आपका सेकेंड यूनिट है, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, हम उसके प्रीवियस के क्वेश्चन को कर रहे हैं और आज देखिए हमारा ये पार्ट नंबर 10 है, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया है ओगिव वक्र, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं और ये आरपीएससी सेट का क्वेश्चन है। ज़्यादातर तो यूजीसी नेट के ही क्वेश्चन को देख रहे हैं, बट सेट में ये पूछा गया ओगिव वक्र, तो थोड़ा सा ये आपके सिलेबस से आउट है, सेट में आया हुआ है। तो ये माध्यिका, दशमक, शतमक, इनसे जो है आदि प्राप्त करते हैं आंकड़े। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है आपके उससे कि एक परियोजना यानी एक प्रायोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से अलग है, यानी अ प्रोजेक्ट इज स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च इन। तो ए प्रोजेक्ट इज स्पेशली क्या है, डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च इन। एक प्रायोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है राइटिंग फॉर्मेट में, डेटा कलेक्शन में, अप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंड, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में, मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे जो सैद्धांतिक की बात आती है तो वहाँ पे हम देखें निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से ये अलग है। फंडामेंटल जो रिसर्च होता है उसके तहत जीवन के किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शोध प्रयोग में लाया जाता है। सैद्धांतिक शोध में जो रिसर्चर है वो विभिन्न वैज्ञानिक नियमों द्वारा नवीन सिद्धांत, नियम, कानून इत्यादि की स्थापना करता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई थी। तो जब भी रिसर्च किया गया तो 2010 सेंसस हुआ था, उसमें केस स्टडी मेथड यानी व्यक्ति अध्ययन विधि, सर्वे मेथड सर्वेक्षण विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोगात्मक विधि, डेवलपमेंटल प्रयोगात्मक यानी विकासात्मक विधि, इनमें से जब भी सेंसस होता है यानी गवर्नमेंट कभी भी जनगणना कराती है तो वो कौन से विधि से कराती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं होता है, बल्कि आप देखते हैं कि घर घर जाके सर्वे किया जाता है, जिसको हम सर्वेक्षण मेथड के तहत देखते हैं। जो जनगणना होता है वो सर्वेक्षण विधि के तहत होता है। तो भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में जिस अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया था उसे हम सर्वे मेथड कहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च का मुख्य हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च करने का। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सिर्फ हम जो है कलेक्ट करने जाते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने जाते हैं, या इवेलुएटिंग द फाइंड, निष्कर्षों का मूल्यांकन करने जाते हैं, जनरेटिंग न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, नवीन नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करने जाते हैं, या दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का संश्लेषण करते हैं। यानी जब भी कोई भी व्यक्ति रिसर्च में जाता है तो रिसर्च ओरिएंटेड उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नवीन नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। यानी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नवीन नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। तो रिसर्च के अन्य उद्देश्य इस प्रकार है, जैसे किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। यहाँ पे देखिए जो शुरू हो रहा है ये प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम यानी पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च के बारे में देखना है। तो यहाँ पे सीधे क्वेश्चन है आपको कि जो यहाँ पे उत्तर प्रत्यक्षवाद है निम्नलिखित में से किस दर्शन से जुड़ा है। उत्तर प्रत्यक्षवाद समीक्षात्मक वास्तववाद से, इंद्रियानुभववाद से, वस्तुनिष्ठतावाद से, या विषय निष्ठतावाद से। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद जो होता है जिसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं वो हमारा जुड़ा होता है क्रिटिकल रियलिज्म से, समीक्षात्मक वास्तववाद से। यानी जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद समीक्षात्मक वास्तववाद दर्शन से जुड़ा होता है, क्योंकि एक समीक्षात्मक वास्तववाद दार्शनिक का मानना है कि सोच से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका विज्ञान अध्ययन कर सकता है, और उत्तर प्रत्यक्षवाद प्रत्यक्षवाद समालोचन और संशोधन करता है। देखिए यहाँ पे आपको दो अभिकथन और जो है कारण में जो क्वेश्चन दिया है कि रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंसेज रिक्वायर मोर फाउंड देन दैट इन द फील्ड ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। यानी जब भी आप मानविकी के क्षेत्र में या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी शोध कार्य करने जाते हैं उसकी तुलना में अगर आप साइंस के एरिया में देखें तो जो वही रिसर्च करना होता है वो रिसर्च हेतु धनराशि की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। अभी आप लॉजिक से सोच सकते हैं और तर्क भी बोला है कि केवल आर्थिक रूप से जो संपन्न देश हैं उन्हीं वही देशों में ही विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले शोध संभव है। यानी जिनके पास पैसे हैं वही अगर साइंस के एरिया में कुछ नया
इनोवेशन लाना चाहते हैं तो बस उन्हीं से संभव है। बाकी जिनके पास आर्थिक तौर पे जो मजबूत नहीं है वो ऐसे फाइंडिंग आउट नहीं कर पाएंगे। तो अभिकथन तो सही है, क्योंकि रिसर्च के लिए भी साइंस में तो वो मानविकी यानी ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस की अपेक्षा उसका जो एरिया है वो विस्तृत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और नए नए आविष्कार विज्ञान के तहत ही संभव हो पाते हैं और इन आविष्कारों में निरंतर सुधार की आवश्यकता भी होती है। जबकि मानविकी और सामाजिक विज्ञान में नए आविष्कार या नए क्षेत्र की खोज संभवतः मुश्किल होता है। कारण भी सही है, क्योंकि इस प्रकार के शोध में बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत होती है। अतः आर्थिक रूप से जो संपन्न देश हैं वहाँ पे विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाला शोध संभव नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों को अपने निजी विश्वासों और आग्रहों को एक ओर कर दुनिया को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वह वास्तव में है। इनमें से कौन सी दार्शनिक अवस्थिति उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? जैसे कंस्ट्रक्टिज्म रचनावाद, इंडक्टिज्म आगमनात्मकतावाद या पोस्टिज्म प्रत्यक्षवाद उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो यही होगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। यानी प्रत्यक्षवाद दार्शनिक अवस्थित कथन वैज्ञानिकों को अपने निजी विश्वासों और आग्रहों को एक ओर कर दुनिया को वैसे देखना चाहिए जैसी वो वास्तव में है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? प्रत्यक्षवाद दार्शनिक अवस्थित कथन वैज्ञानिकों को अपने निजी विश्वासों और आग्रहों को एक ओर करके हमें दुनिया को वैसे देखना चाहिए जैसे वो वास्तव में है, इसका समर्थन करती है। क्योंकि ये कथन ना कहीं प्रत्यक्षवाद की परिभाषा को पारिभाषित या वर्णित करता है, जैसा कि प्रत्यक्षवाद एक साक्ष्य आधारित वास्तविकता को बताता है। यहाँ पे देखिए सकारात्मक शोधकर्ता वास्तविकता को किस रूप में देखता है? यानी जो पॉजिटिविस्ट है, सकारात्मक रिसर्चर है, कोई भी जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हो और बहुत ही सकारात्मकता से ओतप्रोत हो यानी आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होता है, तो वो किस रूप में चीज़ों को कंसीडर करता है? रियलिटी जो है वो विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव लेके या ऑब्जेक्टिव लेके, नेचुरल रह के या इनसिग्निफिकेंट निरर्थक रह के वो सोचता है। तो देखिए जो रिसर्चर बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता है चीज़ों को, वो वास्तविकता को वस्तुनिष्ठ के रूप में देखते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो भी चीज़ें दिख रही हैं या मौजूद हैं वो वैज्ञानिकता या परिभाषा से सकारात्मक है। दूसरे शब्दों में शोधकर्ता एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषक है और वह अध्ययन के संचालन में व्यक्तिगत मूल्यों से दूरी बना लेता है। यहाँ पे देखिए प्रतिमान और एडुकेट दिया है, यानी एक तरफ पैराडिगम दिया है और एडुकेट में दिया है। जैसे पॉजिटिविस्ट जो प्रत्यक्षवादी हैं, इंटरप्रेटिव यानी व्याख्यात्मक, या क्रिटिकल जिनको हम समीक्षात्मक कहें, या फेमिनिस्ट नारीवादी। तो ये किसकी किसकी फिलोसफी है अपनी? जैसे प्रत्यक्षवादी तो ये अगस्ट काम्टे ने दिया, व्याख्यात्मक मैक्स वेबर ने दिया, समीक्षात्मक स्टुअर्ट हॉल ने दिया, नारीवादी एल थॉम्सन के द्वारा दिया गया। रिसर्च के दौरान हमें ये समझना है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं उस दौरान जब हम मीमांसात्मक और तात्विक दृष्टिकोण से बचते हैं और प्रेक्षणीय तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ड्यूरिंग रिसर्च व्हेन वी अवॉइड स्पेकुलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोचेज एंड इंस्टीड कॉन्क्रीट ऑन स्टडिंग ऑब्जर्वेबल फैक्ट इट इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको फेमिनिज्म नारीवाद कहते हैं, या एथनोमेथोलॉजी निर्जाति विज्ञान कहते हैं, कंस्ट्रक्टिज्म कहते हैं, पॉजिटिविज्म कहते हैं, क्या कहते हैं इनमें से? तो यहाँ पे देखिए उसको पॉजिटिविज्म निश्चयतावाद कहते हैं। रिसर्च के दौरान जब हम मीमांसात्मक और तात्विक दृष्टिकोणों से बचते हैं और प्रेक्षणीय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसे निश्चयात्मकता कहा जाता है। सामाजिक वास्तविकता की खोज का प्रपंचवादी प्रतिमान इस प्रकार इस विचार पर आधारित है कि अवलोकन और तर्क के माध्यम से मानव व्यवहार की सबसे अच्छी समझ जो है वो हासिल की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए फिर से है क्वेश्चन कि ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम के रूप में प्रत्यक्षवाद किसकी विशेषता है? यानी पॉजिटिज्म एज एन एपिस्टोमोलॉजिकल प्रोग्राम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम उसके रूप में जो प्रत्यक्षवाद पॉजिटिज्म है वो किसकी भी विशेषता है? सोशल साइंसेस सामाजिक विज्ञान का, परफॉर्मिंग आर्ट प्रदर्शन कला का, या प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस का, या लीगल स्टडीज का?
तो जब भी हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो ज्ञान मीमांसा जो है वो नेचुरल साइंस पे जोर देता है, यानी जो हम प्रत्यक्षवाद जो चीजें देख रहे हैं प्रकृति में, ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम उसी के तहत कार्य करता है। प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, पॉजिटिज्म है, उसकी बुनियादी पुष्टि तथा तथ्य के बारे में सही ज्ञान, अनुभव के प्रति सकारात्मकता द्वारा प्राप्त होना तथा तथ्य के संदर्भ में शुद्ध तर्क तक प्राप्त होना प्राकृतिक विज्ञान के तहत आता है। ये निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए। मध्य पद निष्कर्ष में विद्यमान होना चाहिए। दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में विशिष्ट हो सकती हैं। दोनों आधारिकाएं वैध युक्ति में नकारात्मक भी हो सकती हैं। इन्हें हमें समझना है कि कौन सा सही है, तो केवल ए सही है। मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होना चाहिए। वैसे एनटीए का क्वेश्चन है, 19 में भी आया, 20 में आया। जो पद दिए हुए, यानी कोई भी पद है, जो पद दिए गए, यानी जो पद दिए गए दो कथनों के बीच संबंध उभयनिष्ठ हो तथा दोनों के बीच संबंध को स्थापित करता हो तथा इसकी अनुपस्थिति में कोई भी वैध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सके, अगर वो नहीं है तो हम कोई वैध निष्कर्ष ना निकाल सके, ऐसे पद को मध्य पद कहते हैं। इसे सांकेतिक भाषा में यम कहते हैं। मध्य पद न्यूनतम एक आधारिका में वितरित होनी चाहिए। मध्य पद मध्य में विद्यमान हो। अगर निष्कर्ष में मध्य पद आता है तो निष्कर्ष अवैध होता है। यदि दिए गए कथनों में पहला कथन अंशव्यापी धनात्मक, दूसरा कथन सर्वव्यापी धनात्मक हो तथा मध्य पद प्राप्त या व्याप्त हो तो निष्कर्ष हमेशा अंशव्यापी धनात्मक में ही निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध के आधारित ग्राउंडेड सिद्धांत का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा रिसर्च के अगर देखें आधारित सिद्धांत का परिणाम नहीं है? अवधारणाएं, श्रेणी, आख्या, परिकल्पना। तो जो आख्या ये नहीं है, यानी रिसर्च उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक, रिसर्च जो है उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का प्रकाशन किया जाता है। शोध के निम्नलिखित अंग हैं। रिसर्च के कौन कौन से अंग हैं? ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन, परिणाम स्वरूप निर्णय। तो अवधारणाएं, श्रेणी और परिकल्पना शोध के आधारित सिद्धांत के परिणाम है, जबकि आख्या जो है ये रिसर्च के परिणामों पर आधारित नहीं होता। रिसर्च ज्ञान के विविध पक्षों में गहनता और सूक्ष्मता प्रदान करता है। शोध करने हेतु प्रयोग की जाने वाली कुछ पद्धतियां निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें जो पद्धति आता है उसमें है सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय अध्ययन पद्धति, क्षेत्रीय अध्ययन पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सा शोध जो है वो चक्रीय प्रकृति का है? इनमें से ऐसा कौन सा शोध है जो चक्रीय प्रकृति का है? मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, व्यवहार्य शोध, मूल्यांकनात्मक शोध, कौन सा शोध है ऐसा? तो यहाँ पे देखिए जो क्रियात्मक शोध है, क्रियात्मक शोध एक चक्रीय प्रकृति का शोध होता है। यानी यहाँ पे ध्यान देना कि जो क्रियात्मक शोध है वो एक चक्रीय प्रकृति का शोध है। क्रियात्मक शोध वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णयों और क्रियाओं में निदर्शन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी विधि है जो वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करती है। क्रियात्मक शोध की चक्रीय प्रकृति वो कहलाती है, जैसे योजना, कार्य, निरीक्षण, प्रतिबिंबन, इस तरीके से। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर, यानी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन शोध समस्या हेतु किसी स्वतंत्र चर की संज्ञा दी जा सकती है। शैक्षिक उपलब्धि को, शिक्षण प्रणाली को, लिंग को, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को, इनमें से किसको? तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में छात्रों तथा जो छात्राएं हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षण जो प्रणाली का प्रभाव जो है अध्ययन इस शोध समस्या में स्वतंत्र या निराश्रित कह सकते हैं कि वो चर के रूप में आता है। और डीएमए2 के अनुसार किसी प्राणी या वस्तु या चीज के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है ना। तो इसे चर किसे कहते हैं, ये इसके बारे में बताया कि चर क्या होता है। और चर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर या निराश्रित चर, आश्रित चर, नियंत्रित चर। तो ये चर के अलग अलग टाइप बताए गए हैं।
रिसर्च के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता तो ये पद क्या कहलाता है? रिसर्च के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो ये पद क्या कहलाता है? इनमें से ये पद क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव। देखिए रिसर्च के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो यह पद हेलो प्रभाव कहलाता है। तो हेलो प्रभाव एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है और इसकी वजह से हम किसी को देखकर उसके हाव भाव से उसके चरित्र के बारे में एक सोच बना पाते हैं, जो कि शायद गलत भी होता है। In a research setting, participants may act differently because they think they are getting special attention. This reaction of treatment group to the special attention rather than the treatment itself is called as। एक शोध परिवेश है, रिसर्च का पूरा माहौल है, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ इस कारण अलग तरह से व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। व्यवहार के बजाय विशेष ध्यान के प्रति उपचारी समूह का ये बर्ताव उसका क्या कहलाएगा? अटेंशन डेफिसिट या युंग प्रभाव या मार्लो प्रभाव या हाथरोन। यानी आप अपने को ये समझ रहे हैं कि हम इतने में महफिल में एक तरीके से हमने ही जमा रखी है, तो ऐसे को यहाँ पे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया, इसे हम क्या कहेंगे? ये है, इसको हाथरोन प्रभाव कहते हैं। जब भी कोई रिसर्चर कहीं पे भी है, ऐसा उसको फील हो रहा है कि वो सबसे अलग है, सिर्फ इस कारण वो व्यवहार ऐसा कर रहा है क्योंकि वो एक रिसर्च स्कॉलर है, उसे लगता है कि उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो व्यवहार के बजाय विशेष ध्यान के प्रति जो उपचारित समूह का ये बर्ताव है उसको हाथरोन प्रभाव कहते हैं। हाथरोन प्रभाव एक प्रकार का पूर्वाग्रह है, ऐसा उसने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है अपने माइंड में। यह प्रयोगात्मक परिस्थिति में तब पैदा होता है जब रिसर्चर प्रयोग के लिए चुने गए जो प्रयोज्य है उनके बारे में पूर्व जानकारी उसको पहले से जानकारी होती है। अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में आपकी क्या धारणा है? अंतरशास्त्रीय जो शोध है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना। तो यहाँ पे देखिए, जो अंतरशास्त्रीय शोध है, अंतरशास्त्रीय शोध के संदर्भ में हमारी धारणा शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करने से है। अंतरशास्त्रीय शोध विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित होता है, इसलिए शोध क्षेत्र में विषय विशेष की निर्भरता को कम करना जरूरी होता है। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, नए मापदंडों का प्रयोग। इनमें से क्या होगा? तो अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। वैज्ञानिक विधि के विकास के बाद से आज तक वैज्ञानिक विधि ज्ञान प्रदान करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है। तो यहाँ पे हमने देखिए जो क्वेश्चन किए वो रिसर्च एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन किए हैं। प्रीवियस में हमने जो लेक्चर कराए हैं उसमें भी किस तरीके से आपको इस यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन्हीं का क्वेश्चन कराया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रह रहा होगा, है ना। ऐसे ही कंटिन्यूअस देखते रहें और टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर जुड़े ताकि आपको जो है चैनल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो बराबर अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज के लिए हम इसे यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे आपको यूजीसी नेट फर्स्ट के और भी जो है प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, तो वहाँ से आप जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उनको देखते रहें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।